तो देखो बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 सेमेस्टर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग किए, सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 3 क्लासेस हम लोग किए थे शायद, उसमें हम लोग का चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन के बाद जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वैसे ही एमसीक्यूज में जाएंगे। तो देखिएगा आप लोग क्यूआर कोड दिया हुआ होगा एक, जहां पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वहां पे क्यूआर कोड दिया हुआ रहेगा। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें 2 सेट ऑफ एमसीक्यूज है। पहला चैप्टर से पहले देखिए, अगर आप क्लिक करिएगा तो ये वाला एमसीक्यू का पेज निकल जाएगा और फिर आप क्लिक करिएगा तो आपका ये वाला एमसीक्यू वाला पेज निकल जाएगा। तो ये दोनों ही आपको प्रैक्टिस करना है, दोनों ही से आपको सम्स करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये दोनों तो करना ही है, इसके अलावा हम लोग ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे अकाउंट्स का प्रीवियस क्लास किए थे ना, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आया है, तो इस चैप्टर से सर ये क्वेश्चंस जो आ चुका है प्रीवियस ईयर में उसको हम लोगों को देखना है। तो 2024-25 से लेकर 2015 तक का इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया ये देखिए आपके पास पूरा है। ठीक है, और 2006 मतलब प्रीवियस ईयर 2025-26 जो सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ था उसका पूरा क्वेश्चन पेपर भी है। तो ये जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको एक बार में आप लोग से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना, देखिए सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है एक बार में आपको से सॉल्व करवाएंगे। ये प्रीवियस ईयर में जो आया है वो भी करवा देंगे। ठीक है ना, मतलब जो इमीडिएट प्रीवियस ईयर में आया है उसको भी करवा देंगे और पिछला 10 साल में जो इस चैप्टर से आ रहा है वो भी करवा देंगे। तो देखो क्वेश्चन पेपर का एक तरह का फोटो है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का फोटो है, तो इसको भी हम लोग देखो इमीडिएट प्रीवियस ईयर के, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी इस चैप्टर से जो भर भर के क्वेश्चंस आया है पिछला 10 साल में उसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। हर चैप्टर का आपको ये चीज मिलेगा, अकाउंट्स में भी, बीएसटीडी में भी, कॉस्ट टैक्स में भी, सिर्फ इको में क्योंकि चैप्टर आगे पीछे हो गया है। हर सब्जेक्ट में ना चैप्टर आगे पीछे नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है। अब इको में क्या हुआ है, जैसे कि डिमांड पहले 12 में था, अभी उसको 11 में लेकर आ गया, तो ये पूरा रीशफलिंग किया है जिस वजह से इको का प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अदर देन दैट अकाउंट्स, बीएसटीडी, कॉस्ट टैक्स, इसका प्रीवियस 10 ईयर का एमसीक्यू आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है ना, और वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसका ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। ये सब ड्राइव में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी हम भेज देंगे। व्हाट्सएप में इसलिए नहीं भेज रहे ना क्योंकि देखो व्हाट्सएप में ग्रुप में कोई ना हमेशा सब कोई ना कोई ज्वाइन होते रहेगा, तो बार बार हम कितना भेजेंगे, इसलिए तुम लोग को टेलीग्राम का लिंक दिए थे, फिर वापस से भेजेंगे, तुम लोग सब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम में क्या मालूम है, एक बार भेज दिए तो बच्चा लोग ज्वाइन होते भी रहेगा, तो उन लोग के पास प्रीवियस से वो लोग कलेक्ट करते रहेगा। व्हाट्सएप में तो बार बार फिर भेजना पड़ेगा। तो जो मैथ है ये सब एमसीक्यूज एंड ऑल वो सब तो तुम लोग के पास है ही, वो सब तो ड्राइव में अवेलेबल है। अब जो एडिशनल एमसीक्यू है, क्वेश्चन, ईयर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, टेस्ट पेपर्स, ये सब के लिए तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रहना, उसमें तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर। देखो 2024 में और 2017 में 2 बार ये क्वेश्चन आया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। कौन है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? पीटर ड्रकर, नाम याद रखना। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन आया है एग्जाम में। सब हु कॉइन्ड द टर्म पोर्ट्स कॉर्प, ये हम आप लोग को पहले बताए थे जब क्लास ले रहे थे, उस वक्त बताए थे। कौन? लूथर गलिक। लूथर गलिक जो है ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किए थे, पोर्ट्स कॉर्प। पोर्ट्स कॉर्प का मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म है पोर्ट्स कॉर्प। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। हु कॉइन्ड द टर्म? लूथर गलिक।
याद रखना इसका नाम, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है सर? 3 लेवल है। कौन कौन सा लेवल है एक्सप्लेन भी किए है, बोलो कौन कौन सा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सर, है ना। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? बोलिए तो। नहीं, ये गलत है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये गलत आंसर दिया हुआ है बुक में, दिस इज रॉन्ग। आंसर सी, क्योंकि भाई पॉलिसी बनाना तो मैनेजमेंट का काम तो है ही, टॉप मैनेजमेंट का काम है पॉलिसी बनाना। प्रॉफिट अर्न करके देना भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं। ये मेन ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्या? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं। मैनेजमेंट को कंसर्न है अपना ऑर्गेनाइजेशन से ना। क्लियर हुआ? चलिए आगे। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम्स टुगेदर एंड सीइंग दैट वर्किंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद ड्यू हार्मनी। कौन बोला ये बात? EFL ब्रिज, ठीक है। तो ये सब थोड़ा याद रखना इज डिफिकल्ट, क्योंकि जब इसमें क्या है, कौन क्या बोल रहा है, ऐसे हम लोग को याद रहता है नॉर्मली, बट ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना कि कौन क्या बोला है, किसका क्या डेफिनेशन है। दिस इज अ बिट ट्रिकी, तो इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। फॉरमैन बिलोंग्स टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। फॉरमैन एकदम जमीनी स्तर पे काम करने वाला है, वर्कर है मैनेजमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? कोऑर्डिनेशन। हम लोग पढ़े हैं ना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आगे आते हैं सर। विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। बोले अगर ह्यूमन फैक्टर को हटा दो तो बाकी जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब यूजलेस है। कौन बोला ये? ड्रकर, पीटर ड्रकर, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इज टू डैश बिटवीन वेरियस डिमांड्स एंड एम। क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करना, बैलेंस मेंटेन करना, इंप्रूव करना रिलेशनशिप। ये तीनों ही क्या है? ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ग्रुप एफर्ट, हाँ सर, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट है, आपस में लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा तभी ना होगा काम। दूसरा सर डेलिबरेट एफर्ट। डेलिबरेट एफर्ट मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए सबको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। कंटिन्यूअस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन। क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सॉलिटरी एफर्ट, सॉलिटरी एफर्ट मतलब अकेला, कोई अकेला कोई चीज को कोऑर्डिनेट कर लेगा नहीं। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि साथ में कोई कोऑर्डिनेट करे, कोई रहे, कोई कोऑपरेट करे। तो सॉलिटरी एफर्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन अकेला किसी का बस का नहीं है, ठीक है ना। हम जितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो रिजल्ट थोड़ी आएगा। या तुम जितना भी दिल से पढ़ने का कोशिश करो, अगर तुम्हारा टीचर हो गया या तुम्हारा घर वाला तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये सॉलिटरी नहीं होता, ये अकेला नहीं होता, इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये ग्रुप एफर्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बिलोंग करते हैं? मिडिल लेवल। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल, मैनेजिंग डायरेक्टर कहां? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर तुम्हारा प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये सब जो है मेरा टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, एकदम टॉप में रहेगा ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कोऑर्डिनेशन डैश इज नीडेड, कोऑपरेशन इज नीडेड। कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑपरेशन चाहिए, हम लोग कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे के लिए साथ,
इसके लिए जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर कोऑपरेशन रहेगा तो ही कोऑर्डिनेशन होगा। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। कौन बोला ये स्टेटमेंट? मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज। मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से काम करवाना ग्रुप एक्टिविटीज के द्वारा, ग्रुप एक्टिविटीज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और भी बहुत सारा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। मैनेजमेंट इज, पढ़े ना, बोथ साइंस एंड आर्ट। इज मैनेजमेंट अ प्योर साइंस? नो, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। बट यहां सोशल साइंस वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो बोथ आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों आर्ट है, क्यों साइंस है, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ने के वक्त डिस्कस किए कि सर इस रीजन की वजह से मैनेजमेंट आर्ट है, इस रीजन की वजह से मैनेजमेंट साइंस है। मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि साइंस की तरह मैनेजमेंट का कुछ अपना रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स रहता है। मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि मैनेजमेंट में आर्ट की तरह अब आपको अपना स्किल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? ऑल ऑफ दीज। ग्रो करना, प्लान करना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, ये गलत है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है? हाँ सर, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल है उसको फुलफिल किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो प्रोडक्ट के ऊपर हम डील कर रहे हैं, हम इसका मार्केट लीडर बने, तो मैनेजमेंट उसी तरह से प्लान करेगा कि हम इस कंपनी को मार्केट का लीडर बना सके। मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है? हाँ सर, मैनेजमेंट छोटा ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगा। ठीक है, क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है? हाँ सर, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट भी रहेगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक मैनेजमेंट भी चलेगा। मैनेजमेंट तभी खत्म होगा या बंद होगा जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा। क्या मैनेजमेंट एक रिजिड प्रोसेस है? रिजिड प्रोसेस मतलब बस जो बोल दिया बोल दिया, नहीं सर, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है ना, वक्त के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ जो जरूरत पड़ रहा है उस हिसाब से मैनेजमेंट चेंजेस मैनेजमेंट में आते रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट रिजिड। रिजिड प्रोसेस ये करेक्ट नहीं है। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे भी यूज होगा भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो फादर साइंटिफिक मैनेजमेंट का है F.W. टेलर। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर। हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हेनरी फेयोल। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर तो कभी ये बोले थे कभी वो बोले थे। नहीं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है F.W. टेलर, जनरल मैनेजमेंट है हेनरी फेयोल। ये दो नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी फेयोल और F.W. टेलर। ये लोग दोनों ही फादर है, लेकिन F.W. टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है और हेनरी फेयोल को जनरल मैनेजमेंट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसी कौन फॉर्म करेगा सर? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बस हो गया 23 तक है, बाकी तो नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो टिल 23, उसके बाद बाकी दूसरा चैप्टर है, दूसरा तीसरा बाकी सब चैप्टर। तो क्लियर हो गया? तो यहां तक तो ये सब एमसीक्यू पिछला कुछ साल में आया है। ठीक है, 23-24 एमसीक्यू जो था। देखो लास्ट ईयर का अगर देखिए इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, रैंडमली थोड़ा ट्राई करें। अच्छा देखो, हम तुम लोग को बोले थे क्वेश्चन पेपर हम तुम लोग को दिखाएंगे, तो अभी ऐसी फोटो दिखा रहे, फिजिकल पेपर भी तुम लोग को एक दिन क्लास में लाके दिखाएंगे। देखो पेपर कुछ ऐसा रहेगा, देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में, बांग्ला में लिखा हुआ है,
देख रहे हो, उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, बच्चा लोग ना कंफ्यूज हो जाएगा। अब तुम देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर में लिखा हुआ बंगाली में, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इंग्लिश में, उसके बाद दिया हुआ है हिंदी में। तो तुमको तो भाई इंग्लिश वाला पढ़ना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 में बांग्ला में दिया हुआ है, उसके बाद इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर हिंदी में दिया हुआ है। तो इसमें ना कंफ्यूजन होता है। और इसमें तो अभी एक पेज में तीनों दिया हुआ है ना, अकाउंट्स में तो हर पेज में एक लैंग्वेज में दिया हुआ है। इंग्लिश में एक लैंग्वेज में, उर्दू में तो नहीं है, बंगाली में एक लैंग्वेज में, हिंदी में एक लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेज में दिया हुआ है। पेपर इतना मोटा, 40 क्वेश्चन करने और 54 पेज है। ये भी देखो लगभग 40 पेज है ना, उसमें तो 54-55 पेजेस है। तो तुमको लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, बार बार जो पेज घुमाने पड़ता है ना, उसमें तुम्हारा टाइम जाता है। एक है एक शीट, अब देखो हम जो तुम लोगों को शीट देंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस का, वो 40 एमसीक्यू में 50 एमसीक्यू रहेगा मैक्सिमम, 2 पेज का, 3 पेज का। अब यहाँ तुम्हारा 50 पेज, तो जब एक पेज है 20 एमसीक्यू उसमें दिया हुआ, तुम देख रहे फटफट सॉल्व कर रहे, और बस वही जो तुमको बार बार पेज पलटने होगा ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें मिस्टेक होने, स्पेशली अकाउंट्स में मिस्टेक होने का चांसेस ये हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ को ध्यान रखना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि 2-2.5 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करके ये सब थोड़ा डिस्कस किया जाए। देखो हम जब खुद पहला क्वेश्चन पेपर जब देखा था, बोले अरे बाप इतना क्या है, देख रहे तो 40 एमसीक्यू में 50-60 पेज दे दिए। बच्चा लोग बोल रहा है कि सर बहुत दिक्कत हो रहा था, क्वेश्चन बीच में गुम हो जा रहा है, कौन सा पेज में देखने पड़ रहा है। तो इसमें चीटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो देखो एक तो अलग अलग सेट है ना, अलग अलग सेट पेपर का, ऊपर से इतना बड़ा पेपर। अब तुम दूसरा सेट का दोस्त से अपना पूछ रहे हो, तुम तो उसको क्वेश्चन बोलोगे, ये वाला क्वेश्चन है, वो अपना इसमें क्वेश्चन खोजेगा 40 में से कौन सा पेज में मेरा क्वेश्चन है, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो तुमको आंसर बोलेगा। अगर सेट सेम है तो फिर अलग बात है। अब स्कूल का तरह तो होगा नहीं, सर मेरा बगल वाला इसको मेरा वाला सेट दे दीजिए ना, या आप आपस में चेंज कर ले, तेरा ये सेट मेरा ये सेट, वैसे नहीं होगा। सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से सेट डिसाइड किया हो रहेगा। तुम अपना मर्जी से अगर आगे पीछे कर दियो तो तुम्हारा तो OMR पेपर ही करेक्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारा जो OMR शीट का सीरियल नंबर है और जो क्वेश्चन पेपर का तुम्हारा सीरियल नंबर है वो प्री डिसाइडेड रहता है। तो कोई सियानागिरी करके ही मत कर देना, वो जो मेरा ये सेट है उसका भी ये सेट है, वो कोना में बैठा हुआ है, वो कोना वालों को इसका बी सेट दे के उसका ये सेट इसको दे दिए, तो स्कूल में ही चलेगा। बोर्ड में सियानागिरी ऐसे करने जाओगे तो बस हो गया। एक स्टूडेंट था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि अलग अलग सेट होते हैं। वो सामने वाला का देख के उतारते जा रहा, मारते जा रहा। तो सामने वाला लड़का उसको बोला, भाई मेरा देख के क्या है लिख रहा? बोला तो सेम ही है ना। बोला सेम है, तुम अपना सेट देखो, देख रहा उसका C है, इसका A है। तब उसको पता चला ओ ऐसा भी सिस्टम है। वो बोला सर हम तो 8 तो पहले लिख भी दिया था, उसका देख के हमको लगा वाह क्या ईजी है, वो सामने वाला लड़का लिख रहा है। बोला फिर हम सर देख रहे कि मेरा वाला कौन है, मेरा सेट किसका पास है, तो उसमें बहुत झमेला रहता है, इतना ईजिली नहीं होगा ये सब। तो इसीलिए किसी के भरोसा के ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं है। अपना पढ़ लिख के जाओ, दूसरा तुम्हारा भरोसा में रहे, बस उसको भरोसा में रखो सिर्फ। उसके बाद उसका भरोसा तोड़ देने के, तब वो दूसरा दिन से पढ़ के आएगा, समझे। अभी रिसेंटली बीएड में मेरे साथ हुआ था सेमेस्टर, देखो लड़की लोग तो ज़्यादा ही कचड़ा करती है इस सब मामले में, लड़का लोग तो ठीक है चलो। सेमेस्टर 2 में थे तो एक लड़की को कुछ लिख रही थी, तो हमको आता था, ऐसा नहीं आता था, भूल गई थी, तो मेरे बगल में थी। तो हम सोचे उससे पूछ ले, तो हम ना उसका क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, उसमें उसका टिक किया हुआ था। तो हम उसका ऐसे क्वेश्चन पेपर उठा के देखने नहीं कौन वाला वो टिक किया, प्लीज़ डोंट टच इट, तो प्लीज़ डोंट टच माई पेपर। तो ठीक है बेटी कोई बात नहीं। उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम में मेरा इकोनॉमिक्स तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ऑल, तो उसी का पेपर था, मेथड पेपर का। हम अपना सॉल्व कर रहे पूरा स्टैट्स। अब देखो स्टैट्स क्या होता है, प्रैक्टिस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कि तुमको आता भी होगा, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करके आए तो तुमको फॉर्मूला रिकॉल नहीं होगा। अब तो पढ़ाते रहते हैं, मेरा तो फॉर्मूला पूरा बाय हार्ट याद है, हमेशा किसी न किसी को पढ़ा रहे, तो हम आराम से लिख रहे। सामने में एक लड़का था, वो देख के मेरा लिख रहा, ये भी देखते हैं हम पार्ट से। पहला बार जिंदगी में अपना आंसर शीट कवर किया, आंसर शीट कवर। हम बोला नहीं दिखाना, बोला नहीं। हम बोल रहे थे 2 दिन पहले 2 MCQ
तो हमको एकदम अछूत बना दी, प्लीज डोंट टच। अब नहीं दिखाया, मैं सामने वाला दोस्त बोल रहा हूँ, बोला जहाँ दिखागा तेरे को भी दिखाना बंद। चलो ये सब एकदम बदला ले लेने का, छोड़ने का नहीं है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा है। उतना टाइम एमसीक्यू वाले एग्जाम में ना उतना टाइम रहता ही नहीं है कि तुम दिखाई करोगे। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसका तो खुद ही लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाएगा। वो स्कूल में ना तुमको लग रहा है कि हाँ हो जा रहा है, टाइम बच जा रहा है, वहां नहीं बचेगा। OMR तुमको फिलअप करना है, तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, रीडिंग स्ट्रांग रखना है। हम लोग का स्कूल का तो ऐसा स्टूडेंट है जो रीडिंग ही नहीं कर पा रहा है। बोला सर रीडिंग करते करते टाइम चले जा रहा है। रीडिंग करने का आदत नहीं है। लास्ट रीडिंग किया था जब क्लास 3-4 में था तब। तो स्पीड में रीडिंग करना भी आना चाहिए। रीडिंग करके इंग्लिश में उसको हिंदी में प्रोसेस करके समझना भी होगा। अब तुम रीड करोगे इंग्लिश में, फिर उसको तुम सोचोगे हिंदी में, उसके बाद फिर तुम ऑप्शन देखोगे, तो ये सब में टाइम जाता है। जब मॉक टेस्ट लेंगे ना, अभी बहुत जल्दी मॉक टेस्ट होने वाला है। तुम लोग का पहला मॉक टेस्ट वही मई मंथ में लेंगे, मिड टर्म में। तो उसमें तुम लोगों को समझ में आएगा, देखना कि हम क्या बोल रहे हैं। तो और अभी प्रैक्टिस शीट्स देंगे तुम लोगों को, ठीक है। OMR शीट खरीद के रखना, और जो 40 MCQs रहेगा पहला टॉपिक से, पहला चैप्टर से, सब उसको प्रैक्टिस करना। मतलब अनसीन रहेगा, उसको टेस्ट की तरह कंसिडर करोगे। आ नहीं रहा है, छोड़ो। तो ये MCQ हुआ है। दूसरा सेट ऑफ MCQs, सेट 1 और 2। 1 को करते हैं डाउनलोड। अब अलग अलग टाइप, देखो ये अब लास्ट ईयर ना हम लोग बहुत सारा तरह का MCQ करवाए थे उन लोगों को, जैसे कि ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम। तो एग्जाम में उतना आया नहीं जितना एक्सपेक्टेशन था कि केस स्टडी आएगा, ये आएगा, बट वैसा आया नहीं एग्जाम में। अब नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं आएगा, आ सकता है। तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। देखिए ये सब तो सिंपल MCQs है। थोड़ा केस स्टडी टाइप में जाते हैं। रीजन एंड एसर्शन टाइप में इस तरह का MCQs। देखो नंबर 1, रीजन एंड असर्शन में ये 4 ऑप्शन मेनली रहता है। इसमें सबसे पहले इसको शॉर्टकट तरीका में कैसे सॉल्व करना है समझ लो। रीजन एंड असर्शन को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप रीजन और असर्शन और रीजन दोनों को पढ़ो और ये पता लगाओ ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू है तो फिर सेकेंड स्टेप तुमको करना होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो या तो ऑप्शन सी होगा, डी होगा, तब इजी बन जाता है। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो सॉल्व करना बहुत इजी बन जाता है। बट दोनों ट्रू है तो फिर तुमको एक और जजमेंट देना होगा। क्या जजमेंट देना है कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम असर्शन को पढ़े, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट वॉज रिगार्डेड एज अ मीन्स ऑफ गेटिंग आउटपुट ओनली। ट्रू, सही बात है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैनेजमेंट का काम था प्रोडक्शन करवाना, बस, ठीक है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फोकस्ड ओनली ऑन अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। सही बात, दोनों ही ट्रू है। और ये रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हुई ऑप्शन। दूसरा देखो, मैनेजमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। सही बात है, ट्रू। अ मैनेजर शुड हैव बोथ नॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस फॉर परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शन। करेक्ट।
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी इजी तरह का ही रहता है, ब्लैंक है उसमें से 4 में से कोई एक में आपको फिलअप करना है। तो नॉर्मल एमसीक्यूज की तरह ही हो सकता है। देखो 2 ब्लैंक भी हो सकते हैं, 1 ब्लैंक भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इन द वर्ड स्पोर्ट्स स्कोर डी स्टैंड्स फॉर क्या एंड सीओ स्टैंड्स फॉर क्या। तो डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग तो सर यहाँ 2 जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सीओ का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। तो ऑप्शन सी। तो इस तरह का एमसीक्यू भी होगा। ऐसा भी होगा जहां पे सिर्फ एक ही ब्लैंक है, ऐसा भी हो सकता है जहां पे 2 ब्लैंक है। ट्रू एंड फॉल्स, मैनेजमेंट इज अ स्टैटिक प्रोसेस। फॉल्स, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी रिजिड। फॉल्स, दोनों ही गलत है। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ट्रू, इफ देयर इज नो गोल देयर इज नो नीड फॉर मैनेजमेंट। ट्रू, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ही नहीं है तो मैनेजमेंट किस चीज का। भाई तुमको मैनेज किया जा रहा है ना, तुम्हारा घर वाला तुमको मैनेज कर रहे हैं, तुम्हारा स्कूल में टीचर लोग कोशिश कर रहा है मैनेज कर ले, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैनेज कर ले। क्यों? तो भाई गोल है तुम्हारा घर वाला का, टीचर्स का, सबका। उस गोल को फुलफिल करने के लिए मैनेज किया जा रहा है। कोई को देखे होगे लड़का लोग को, कोई उसको मैनेज ही नहीं कर रहा, मतलब वो जो अपना मर्जी से कर रहा है। सुबह उठ रहे 2 बजे, ठीक है, उसके बाद रात में सो रहा 5 बजे, तो उसको कोई कुछ बोल रहा नहीं। वाई? बिकॉज देयर इज नो गोल, देन देयर इज नो मैनेजमेंट। तो सेम बिजनेस का भी है, अगर बिजनेस का कोई गोल नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। सही है, मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्यों? उसमें थोड़ा सा प्रोफेशन भी है, थोड़ा सा आर्ट वाला भी फीचर्स है, साइंस वाला भी फीचर्स है ना। तो जो एक मैनेजर को मल्टी डिसिप्लिनरी रहना चाहिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो बोथ आर ट्रू। तो इस तरह का भी स्टेटमेंट्स है। देख रहे हो, अलग अलग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीजन एंड असर्शन, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हम बताए आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है ना। सबको करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि नंबर 3। अच्छा, एक और चीज, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो लास्ट ईयर एक टीचर ही गलत ये कर दिया था। उन लोग को लगता है कि नहीं 4 ऑप्शन का मतलब है 4 कॉलम रहेगा दोनों साइड। नहीं भाई, 3 कॉलम भी हो सकता है, 2 कॉलम भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? कि 4 कॉलम रहना जरूरी नहीं है दोनों साइड, मतलब 4 क्वेश्चन रहना, 4 लाइन रहना। 3 में है ना यहाँ पे आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। कुछ भी आर्ट मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, है ना। तो देखो 2 जगह आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद साइंस, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, 3। तो बी का 3 ये हो गया, ठीक कर दिए। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 4 है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हाँ ठीक है, 1 का सी। 1 का सी कहाँ है? सॉरी, डी का 1 है, मतलब डी का 1। तो डी का 1 यहाँ पे है, ये हो गया आंसर। डी का 1 और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है ना। फिर तुम्हारा
ओ नहीं, सॉरी मिस्टेक हो रहा है। 1 का सी मतलब सी का 1 है ना, तो सी का 1 देखना होगा। सॉरी ये वाला सी का 1, नॉट डी का 1। सी का 1 दो जगह है, देखो यहाँ पे भी सी का 1 है, यहाँ पे भी सी का 1 है। तो अब हमको दूसरा सॉल्व करना होगा। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नंबर 2। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? कंट्रोलिंग का मतलब मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये हो गया डी, ठीक है। तो डी हो गया 2, तो डी का 2 कहाँ पे है? देखो डी का 2 यहाँ है, डी का 3 तो नहीं होगा, 2 ये वाला आंसर। कोई भी दो तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा ऑटोमेटिकली मैच द कॉलम सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी इसमें से जो भी तुम मैच द कॉलम में जो तुमको एकदम 100% पहले तुम श्योर है, पहले वो सॉल्व करना। लाइन से नहीं कि इसका क्या इसका क्या, भाई हमको कौन लगता है कि यही होगा, पहला वाला। कोई एक तो ऐसा होगा जो आपका हिट करेगा, तो बस वही आपका 50% क्वेश्चन वही सॉल्व। समझ में आ रहा है बात? फिर बस दूसरा हिट कर देना, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, केस बेस्ड स्टडी जो है, ये लास्ट टाइम हम लोग बहुत प्रैक्टिस करवाए थे, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट में आया नहीं था केस स्टडी। अब इस बार आएगा, आई डोंट थिंक आएगा, बट प्रिपेयर करके जाना इज बेटर, क्योंकि सिलेबस के पार्ट में है, तो हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, आया तो नहीं भाई, आ सकता है। बाकी सब आया था, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, रीजन एंड असर्शन, ट्रू फॉल्स, ठीक है, नॉर्मल जो एमसीक्यू है वो सब आया था, बट केस स्टडी किसी में भी नहीं आया। ऐसे हम लोग को लगा था आएगा बीएसटीडी में भी नहीं आया। तो इस बार भी नहीं आए तो वेल एंड फाइन, बट अगर आ गया तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब देखो केस स्टडी में क्या है, केस स्टडी में कोई नहीं है, केस स्टडी में एक कहानी रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन हम लोग किए है ना बच्चा में, बचपन में क्या 10 में भी तो तुम लोग किए ही होगी, है ना। कॉम्प्रिहेंशन है, एक कहानी है, अब वो कहानी के बाद क्वेश्चन आंसर दे दिया है। अब उसी तरह का ये भी एक कहानी है, और उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्व करो। अब डिफरेंस ये है ना कि वो सॉल्व वही कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है बाबू, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि देखो, हम सेकेंड वाला केस स्टडी अगर सॉल्व करके तुम लोगों को देखा, ध्यान से देखो, पहले कहानी है, कहानी को समझना है। जॉयदीप, तुषार एंड आनंदो आर 3 फ्रेंड, 3 दोस्त है। दे आर ऑल वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। द कंपनी इज अ हाईली रेप्यूटेड कंपनी, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन दी कंपनी हु आर बाउंड टुगेदर इन अ हियरार्की ऑफ रिलेशनशिप। मतलब टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, एक हियरार्की है। एवरी इंडिविजुअल इन द हियरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। जो हियरार्की में जो लेवल में है, उस लेवल में उसको अपना काम कंप्लीट करना है। जॉयदीप जो है वो फाइनेंस मैनेजर है, आनंदो सुपरवाइजर है, तुषार सीईओ है। तुषार जो है ये तो टॉप लेवल में है, जॉयदीप जो फाइनेंस मैनेजर है ये मिडिल लेवल में है, और ये जो सुपरवाइजर है आनंदो ये लोअर लेवल में है ना सर। ये सब तो पता ही है हम लोग। क्वेश्चन में बोला एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मिस्टर जॉयदीप। जॉयदीप क्या करता है, फाइनेंस मैनेजर है, ये मिडिल लेवल में है सर, ठीक है ना। एट विच लेवल इज मिस्टर तुषार। तुषार जो है ये टॉप लेवल में सीईओ है, आनंदो लोअर लेवल में है। लोअर लेवल दिया नहीं है, ऑपरेशनल लेवल। तो लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल का मतलब सेम है। अब यहाँ ही नहीं कि हम तो याद करके गए थे लोअर लेवल, तो है नहीं, नन ऑफ दीज मार लिया। लोअर लेवल को ही ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। इसीलिए मेरा बुक में भी तुम देखोगे, जो बुक हम तुम लोग को दी है उसमें लोअर लेवल और स्लैश ऑपरेशनल लेवल लिखा हुआ है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो हो गया सॉल्व। अब देखो आगे, एवरी इंडिविजुअल इन द हियरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। हर इंसान जो हियरार्की में है उसको कुछ ना कुछ काम करने का जिम्मेदारी दिया गया है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो रहा है कि आपको जो काम दिया गया है वो करो। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है।
हु इज क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल में है कौन? मिडिल लेवल में है जॉयदीप। तो जॉयदीप इज द लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। 5 MCQ, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स हो गया। समझ में आया? तो अगर केस स्टडी आएगा तो मिनिमम उससे 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 5 भी आ सकते हैं। ये नहीं कि एक बड़ा सा केस स्टडी दे रही है और उससे 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछेगा। तो इस तरह से टफ नहीं है। टफ था क्या? इजी है। आप पढ़ोगे, प्रोसेस करोगे, सॉल्व करोगे, लेकिन हाँ आपको टॉपिक पता रहना चाहिए। अब इसमें हम ये नहीं बता सकते यही वाला केस स्टडी आएगा, बाबू जाओ पढ़ लो। केस स्टडी तो कोई भी टॉपिक पे आ सकता है। आपका अगर टॉपिक में क्लैरिटी है, आप क्लास में जो लेक्चर दिया गया है, जो बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया, आप उसको पढ़े हो, आपको याद है, आपको समझ है, आप ध्यान से सुने हो, आप सॉल्व कर दोगे केस स्टडी। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, जो पहला सेट किया है। इसी तरह दूसरा सेट भी है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये है फर्स्ट सेट, सेट 1, दिस इज सेट 2। तो दोनों सेट को आपको प्रैक्टिस करना है। ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, फिर प्रैक्टिस पेपर चैप्टर वाइज अभी तो नहीं दिए हैं, उसको देंगे, फिर उसको भी आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो MCQs जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना? ठीक, ये सब तुम्हारा अभी सजेशंस बनाई नहीं है, कुछ अभी इसमें होगा। ठीक है, तो टोटल 7 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर कवर अप किए हम लोग, उसके बाद आगे का भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 हो गया है। अभी टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं, टेस्ट वाला वीक में पूरा टेस्ट फिर लेंगे। अभी चाहे तो ले सकते हैं, एक चैप्टर तो सभी का हो गया। ठीक है, तो यूनिट 2 अभी 1 महीना भी हुआ नहीं है, इतना जल्दी टेस्ट लेने की, कम से कम अप्रैल मंथ होना चाहिए। नहीं होगा अप्रैल के एंड में टेस्ट लेंगे हम लोग, पढ़ो अप्रैल के एंड में। ठीक है, टोटल 4 टेस्ट लेने, 4 सब्जेक्ट है, 2 दिन में ले लेंगे। 40 मार्क्स का या 20 मार्क्स का जो भी रहेगा 2 दिन में हो जाएगा। तो क्या होगा ना, तुम लोग का यूज टू आदत बैठेगा। वो MR अभी तक तो सॉल्व हुआ नहीं है ना, हम लोग एक बार भी यहाँ पे सॉल्व नहीं की, तो MR शीट सॉल्व करने का आदत बैठेगा। ये 2 दिन लगेगा, उसमें हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो MCQ सॉल्व करो, जिसमें जो डाउट रहेगा वो डाउट हमसे फिर आके तुम लोग पूछो।